पाकिस्तान की तरफ से खूब ड्रोन हमले हुए थे जिनको हमारे एडीएस ने नाकाम बना दिया गया कि 32 ब्लास्ट की तैयारी चल रही थी पूरे देश भर में। कई हैंडलर्स जो हैं वो तुर्की, ईरान या मिडिल ईस्ट में कई जगहों पे शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान में जो अपना बेस था उसको बदल दिया है। एक मॉड्यूल जो फरीदाबाद का मॉड्यूल जो है स्लीपर सेल है वो पकड़ा गया था, जिसमें डॉक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व थे इस पूरे के पूरे टेरर नेक्सस में। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। न्यूज़ पिंच की टीम लगातार लाल किले पे मौजूद है और दिल्ली ब्लास्ट को लेके जितने भी अपडेट आपके पास में आती हैं हम कोशिश करते हैं आपको लगातार अपडेट देते रहें इस मामले में। और फिलहाल हम लाल किले के सामने खड़े हैं, समय 4:15 बज रहे हैं और पीछे से अगर आपको आवाज़ आ पा रही होगी तो जामा मस्जिद से अजान की आवाज़ भी हमें आ रही है यहाँ पे। जो हमारे पास में अपडेट है वो ये अपडेट है सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तौर पे कि ये बहुत बड़ा जो दिल्ली ब्लास्ट है ये बहुत बड़ी कड़ी थी एक सीरियल ब्लास्ट की। और सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ जो हैं उनका कहना है कि 32 ब्लास्ट की तैयारी चल रही थी पूरे देश भर में। 32 सीरियल ब्लास्ट होने थे 6 दिसंबर के दिन। 6 दिसंबर की तारीख जो है वो बहुत मानी खेज़ है। 6 दिसंबर वही दिन है, 6 दिसंबर 1992 को के रोज़ जो है बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, बाबरी मस्जिद का डोमिनेशन हुआ था। तो ये बड़ी मानी खेज़ तारीख थी और इसी दिन जो है जैश की तरफ से 32 जगहों पे देश के अलग अलग हिस्सों पे हमले की तैयारी चल रही थी। और ये तैयारी जो है इसमें हमको अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें एक नहीं 2 मॉड्यूल सक्रिय थे। एक मॉड्यूल जो फरीदाबाद का मॉड्यूल जो है स्लीपर सेल है वो पकड़ा गया था, जिसमें डॉक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व थे इस पूरे के पूरे टेरर नेक्सस में। और दूसरा एक और मॉड्यूल है जिसका जल्द ही खुलासा इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का कहना है कि होने वाला है। और इसके अलावा 32 कारों में से अब तक जो है एक लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार है जो कि उमर नबी जो इस दिल्ली ब्लास्ट में सुसाइड बॉम्बर था, खुदकुश हमलावर था, वो उसकी कार थी। उसके अलावा एक ब्रेजा कार जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी में वो और पकड़ी गई इसी कनेक्शन में। इसके अलावा एक और स्विफ्ट डिज़ायर कार जो है पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियाँ पहुँची हैं जो कि इस पूरे के पूरे सीरियल ब्लास्ट के मामले में कनेक्टेड थी। जो पूछताछ में डॉक्टर मुजम्मिल की जो पूछताछ हुई है उसमें भी कई हैरान करने वाले खुलासे हमारे सामने आ रहे हैं। डॉक्टर मुजम्मिल ने इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को बताया कि वो और डॉक्टर उमर जो है वो लगातार जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर से संपर्क में थे। एक ऐप थी जिसका नाम हम लोग सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपको बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उस ऐप की खास बात ये थी उसमें आईडी बनाने के लिए आपको मोबाइल नंबर्स की ज़रूरत नहीं होती थी और वो आईपी को भी मास्क करती थी। तो इस तरीके से समझिए कि आप उसके ऊपर, उस ऐप के ऊपर जो भी चैट कर रहे हैं ना तो उसका कोई मेटा डाटा जो है वो आपको अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो वो नहीं मिलता था और कहाँ से ये चैट हो रही है उसकी जीपीएस लोकेशन भी नहीं मिलती थी और पहचान जो है जो कौन चैट उसके ऊपर कर रहा है वो पूरी तरीके से हाइड हो जाती थी। समय समय पे जो है इस तरीके की कम्युनिकेशन की टैक्टिक्स जो है अपनाई जाती है, लगातार अपनाई जाती है इस किस्म के जितने भी संगठन होते हैं। हमने एक केस ऐसा भी देखा है कि लूडो जो खेलने वाली ऐप होती है उसके ज़रिए चैट करते थे कई जगहों पे। ये अपराधी नेक्सस में जो दिल्ली के आसपास का जो अपराधी नेक्सस है उसमें ये बड़ा प्रचलित हुआ करता था किसी समय में। तो इस तरीके की ऐप जो है लगातार जो है इनको बार बार बदल के इस तरीके के संगठन इस्तेमाल करते रहते हैं। तीसरा, डॉक्टर मुजम्मिल ने इंट्रोगेशन में बताया कि जब वो जैश से जुड़े हैं 2022 के आसपास तो उसमें अबू उकासा नाम का एक हैंडलर जो है वो उनको हैंडल करता था, उसको भी और डॉक्टर उमर को भी, जो इस पूरे के पूरे दिल्ली ब्लास्ट में खुदकुश हमलावर थे। उन दोनों लोगों को अबू उकासा नाम का एक हैंडलर हैंडल करता था। 2022 में अबू उकासा से मिलने के लिए ये तुर्की भी गए थे और तुर्की जाके, क्योंकि तुर्की बहुत एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है, तुर्की के साथ में ऐसा है कि कई किस्म के आतंकवादी तंजीमें हैं, उनके सेफ हाउसेस जो हैं आपको तुर्की में मिल जाएंगे और ईरान में मिल जाएंगे। ख़ास तौर पे जैसे अलकायदा के भी, आईएसआईएस के भी तमाम कमांडर जो हैं वो तुर्की में उनको एक तरीके से कहा जाता है कि हाउस अरेस्ट में है, लेकिन वो हाउस अरेस्ट में होते नहीं, बड़े बड़े मेंशन होते हैं उनके पास में और बहुत आराम की ज़िंदगी जीते हैं और वहाँ से अपने पूरे के पूरे टेरर नेटवर्क को हैंडल करते हैं। तुर्की के बारे में एक और ख़ास बात यह है कि हमको अब तक जो इन्फॉर्मेशन मिली इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, जब इंटेलिजेंस कम्युनिटी में ऑफ द रिकॉर्ड कई जगहों पे ये बातें चलती थीं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जैश-ए-मोहम्मद के और लश्कर-ए-तैयबा के कई हैंडलर्स जो हैं वो तुर्की, ईरान या मिडिल ईस्ट में कई जगहों पे शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान में जो अपना बेस था उसको बदल दिया है। तो ये लगातार बातें हमारे सामने चल रही थी। ये पूरा का पूरा मामला जो है अभी तक हमको जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से जैश-ए-मोहम्मद ने पूरे के पूरे अटैक को प्लान किया था और 6 दिसंबर को प्लान किया था। 6 दिसंबर की तारीख क्यों मानी खेज है वो हमने आपको बताया, लेकिन इसका एक कनेक्शन जो है जैश से जुड़ता है
और वो कनेक्शन बड़ा दिलचस्प, हम आपको उसके ऊपर एक अलग वीडियो में बहुत बड़ी तफसील से समझाएंगे कि जैश का 6 दिसंबर के साथ में कैसे कनेक्शन जुड़ता है और जैश के लिए 6 दिसंबर जो है वो क्यों एक महत्वपूर्ण तारीख हो जाती है, जिस तारीख के ऊपर ये लोग इस पूरे हमले को प्लान कर रहे थे। इसके अलावा एक और अपडेट ये है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में है, जहाँ से हमने कल आपको अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी की पूरी डिटेल बताई थी कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में किस तरीके से ये टेरर नेक्सस पनपा, और अल-फलाह यूनिवर्सिटी जाके हमने आपको दिखाया था कि कहाँ पे वो यूनिवर्सिटी है। फरीदाबाद का ऐसा इलाका है जो कि मेवात का इलाका है, मतलब वहाँ पे मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है और वहाँ पे किसी ज़माने में तबलीगी जमात सक्रिय रही है, जो कि दारुल उलूम देवबंद से निकला एक संगठन था। तबलीगी जमात के बाद में अब वहाँ पे इस तरीके के टेरर नेक्सस जो है वो पनपते हमको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हमने आपको ये भी कहा था कि टेरर नेक्सस जो है वो सब जो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे हैं या जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो सब जो है इस तरीके की गतिविधियों में सक्रिय हों, ऐसा कहना जो है बहुत गलत होगा। मतलब उसमें से कुछ लोग हैं, लेकिन वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में वो पूरा का पूरा टेरर नेक्सस पनपा है। और आज भी जो पुलिस ने एक ब्रेजा गाड़ी वहाँ पे पकड़ी है जो कि इसी कनेक्शन में सीरियल कार ब्लास्ट की तैयारी की जा रही थी 6 दिसंबर के दिन, उससे जुड़ी हुई है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम वहाँ पे पहुँची अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जाँच करने के लिए। आज चौथी बड़ी अपडेट यह है कि दिल्ली में हापुड़ में एक जो जीएस मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से एक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक जो है उसको दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है इसी नेक्सस में, जो डॉक्टर्स का टेरर नेक्सस, जिसको वाइट कॉलर टेरर नेक्सस, वाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम कहा जा रहा है, उसी के तहत जो है ये गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी बड़ी अपडेट हैं। इसके अलावा एक और अपडेट है जो कि सीधे तौर पर इस पूरे ब्लास्ट से नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन ये जो अभी सिचुएशन बन रही है उसके हिसाब से आपको जानना महत्वपूर्ण हो, वो ये है कि अखंड प्रहार नाम से एक एक्सरसाइज चल रही है हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे, और इस एक्सरसाइज को, मिलिट्री एक्सरसाइज को लीड कर रही है कोणार्क कोर। कोणार्क कोर दरअसल आर्मी की 12वीं कोर है, जिसको कोणार्क कोर के नाम से जाना जाता है, और इसलिए जाना जाता है क्योंकि उसका बेस जो है वो जोधपुर है। जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है, तो सूरत से जो है कोणार्क मंदिर को जोड़ते हुए, क्योंकि कोणार्क में भी सूर्य मंदिर है, उसका नाम कोणार्क कोर पड़ा है। तो 1987 में महाशिवरात्रि के दिन इसको रेज किया गया था 26 फरवरी के रोज़, और ये गुजरात और राजस्थान का जो बॉर्डर है उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी जो है वो कोणार्क कोर के ऊपर है। और कोणार्क कोर में पिछली बार जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा था कि गुजरात और राजस्थान के पूरे बॉर्डर पे पाकिस्तान की तरफ से खूब ड्रोन हमले हुए थे, जिनको हमारे एडीएस ने नाकाम बना दिए गए। और इस पूरे एक्सरसाइज का जो सेंट्रल पॉइंट वो ये है कि बेहतर कोऑर्डिनेशन स्थापित करना आर्मी एविएशन कोर और वायुसेना के बीच में, और जो ग्राउंड जो फोर्सेस हैं, जो हमारी आर्मी की जो फोर्सेस हैं, उनके बीच में। जो लोग सेना के काम करने के तरीके से बहुत फेमिलियर नहीं हैं, उनको थोड़ी सी एक बात मैं और समझाना चाहता हूं कि सेना में सिर्फ हमारे साथ में जो हम देखते हैं कि वायुसेना ही जो है वो नहीं होती है। उसके अलावा आर्मी के पास में भी एक अपनी एविएशन कोर होती है, जिसमें फाइटर हेलीक्राफ्ट और कैरियर हेलीक्राफ्ट, कैरियर जो जेट्स जो होते हैं वो होते हैं आर्मी के पास में। एडीएस होती है खुद की, मतलब एयर डिफेंस सिस्टम होता है। तो इस तरीके से तो आर्मी एविएशन कोर और जो आर्मी एविएशन के बीच में और एयरफोर्स के बीच में एक बेहतर तालमेल बैठाने के लिए ये एक्सरसाइज की जा रही है, जिसका नाम अखंड प्रहार है। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में जो ऑपरेशन सिंदूर के समय भी हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने और आर्मी ने ये लगातार कहा था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर। तो इस तरीके का, और आज ऑफिशियली जो है भारत सरकार ने ये मान लिया है कि दिल्ली का जो धमाका है वो टेरर एक्ट है, वो आतंकी कार्रवाई है। तो उसके बाद में जो हम लोगों ने स्टैंड लिया था, हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, उस स्टैंड के मुताबिक जो है इसका रिटेलिएशन जो है वो बहुत संभव है कि हो, लेकिन ये डेवलपिंग स्टोरी है, डेवलपिंग परिस्थिति है, इसमें देखते हैं कि क्या होता है। और फिलहाल के लिए हमारे पास में यही अपडेट है इस पूरे के पूरे मामले को लेके। फिलहाल हमारे पास में दिल्ली ब्लास्ट को लेके यही 5-6 अपडेट हैं जो कि हमने आपके साथ में साझा की। आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और जैश ए मोहम्मद का 6 दिसंबर के साथ में क्या कनेक्शन है, मसूद अजहर का 6 दिसंबर के साथ में और बहादुर गंज के साथ में क्या कनेक्शन है, इसको हम आपके सामने रखेंगे। और हम आपको अगले वीडियो में ये भी बताएंगे कि जैश ए मोहम्मद किस तरीके से बदले की कार्रवाइयाँ करने के लिए बदनाम रही है, और ये जो हमला जो दिल्ली में प्लान किया जा रहा था उसका एक सिरा जो है वो पुलवामा के हमले से कैसे जुड़ता है। ये सारी जो जानकारी, जो डिटेल में विस्तृत जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। बने रहिए न्यूज़ पिंच के साथ में। मेरा नाम है विनय सुल्तान और कैमरे के पीछे हैं मोहित। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।